तो कल हम लोगों ने बालाजी बाजीराव को पढ़ लिया था और आज हमें पढ़ना है उन्हीं के जो अगले वंशज रहेंगे माधवराव। तो हम माधवराव से स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तो उनके बारे में दे दी थी ओरली, और आज अपन उसको फैक्चुअल रूप के अंदर लिख लेंगे। और आज हम यहाँ तक कोशिश रहेगी, हम दो विषयों को पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। माधवराव थे, तो जब बालाजी बाजीराव की जब मृत्यु होती है 1761 के अंदर, जब हार का समाचार सुन करके, तो इनको अगला पेशवा बनाया जाता है। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर काफी सारी बातें आने लगी थी कि जो मराठा जो एम्पायर है वो पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। तो हर राज्य के अंदर अंदर ये बातें होने लगी। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी हारी इज्जत या कोई इज्जत को वापस पाने की कोशिश की और ये कामयाब भी होते हैं। तो ये जब पूरे इंडिया के अंदर इन्होंने दोबारा से मराठों को पुनर्संगठित किया और अपनी धौंस जमाई, तो पहला पॉइंट तो ये होता है। और दूसरा, इन्होंने जो इनकी जो कर वसूलने की जो पद्धति थी चौथ, उसको दोबारा वसूला। गुजरात और मालवा दोनों जगह से इन्होंने दोबारा चौथ वसूली। और एक जगह इन्हें युद्ध भी करना पड़ा, वो युद्ध था जो मैसूर के जो राजा थे हैदर अली, उनको युद्ध में हराया इन्होंने। और इस समय तक अंग्रेज काफी पावरफुल हो चुके थे, क्योंकि यदि आप डेट देखोगे तो 61 में तो ये आ चुके हैं और 64 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हो चुका है। इसीलिए शाह आलम मुगल बादशाह हैं जो कि हार चुके हैं। तो मुगल बादशाहों का डाउनग्रेड है और मराठे ऊपर आ रहे हैं और अंग्रेज भी ऊपर आ रहे हैं। और अंग्रेज और मराठा दोनों लड़ने वाले स्थिति में आ चुके होंगे अभी तक, बट लड़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये दिखाना चाहते हैं कि अंग्रेज इस समय ना काफी ऊपर आ रहे हैं और मुगल बादशाहों का तो डाउनग्रेड चल रहा है। इसीलिए चाहेंगे कि कम से कम दिल्ली के अंदर मुगल बादशाह तो रहे हैं। इसीलिए 1772 के अंदर महादजी सिंधिया शाह आलम को इलाहाबाद से दिल्ली लेके गए। तो कुछ बातें हैं, ये मैंने आपको थ्योरेटिकली तो बता दी हैं, अब इन्हें सिर्फ लिखना ही है। इनके महत्वपूर्ण घटनाएं तो ये रहेंगी, हैदर अली को हराना और गुजरात वालों पे नियंत्रण करना। तो अपन ये लिख लेते हैं। यही मराठा शक्ति को संगठित करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मालवा और गुजरात ये सेंट्रल प्रोविंस है और ये गुजरात है। उस समय ये महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी के अंदर ही था, तो यहाँ पे भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखो नीचे से ऊपर तक का इन्होंने कंट्रोल कर लिया है माधवराव ने। हैदराबाद से जब चौथ वसूलेंगे ये, ठीक है। और इसके बाद में जो मैंने आपको बताया है
मैसूर के हैदर अली को ये हरा देंगे। 1772 के अंदर ही महादजी सिंधिया शाह आलम सेकंड को दिल्ली लेकर जाएंगे। इलाहाबाद और कुरूर के अंदर वो अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे। शाहजहां को दिल्ली लेकर के जाएंगे। और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, तो और ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं होंगी। अब आगे जो घटना होगी वो इन्हीं की होगी, इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्यों हो जाएगी इनकी मृत्यु? पहले बीमारियां ज्यादा थी, इतने वो वैद्य और वो मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था, इनको टीबी हो जाएगी और उसका इलाज नहीं हो पाएगा, इसीलिए इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये ना डेट 72 है या फिर 75 में, आप देख लेना एक बार, थोड़ा सा डाउट है मुझे, डेट नहीं पूछी जाएगी। ये थोड़ा मैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस के लिए लिखता हूँ। आज तक कभी डेट नहीं आती कि किसका टाइम पीरियड कब था। ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन हुआ करते थे, 25-30 साल पहले क्वेश्चन हुआ करते थे। अब तो थोड़ा सा रेफरेंस रहे ना, तो हम थोड़ी युद्ध या फिर डेट, इसने कौन सा युद्ध लड़ा था, उसका रेफरेंस थोड़ा ठीक रहता है। बाकी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, याद करो तो करो, वरना मत करना। एक बड़े इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने बोला है कि पानीपत की लड़ाई में जितना मराठों को नुकसान नहीं हुआ, उससे कई दुगना तिगुना मान लो उतना नुकसान माधवराव की मृत्यु से मराठों को हुआ था। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप उसे राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन आगे इनके जो भाई होंगे ना, उनको पढ़ेंगे अपन। मैं से रफ कर दूं। अब जब इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो अब अगला पेशवा कौन बनेगा? अगला पेशवा बनते हैं इनके भाई। इतने कम टाइम के लिए? जी हाँ, कम टाइम इसलिए हो गया था, एक्चुअली इसकी ना कुछ कहानी है, आपको जो कहानी सुनाता हूँ पहले। तो इनकी जो कहानी रहेगी ना, ये है माधवराव के भाई है। ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जहाँ पे भाई राजा बने। और जो पेशवा है आपके, जो बालाजी बाजीराव थे, जिन्होंने 1750 के अंदर समझौता किया था, उसके अंदर तो साफ लिखा हुआ है कि वंशानुगत पद है और उसका बेटा वो बनेगा। बट ये भाई कैसे बनते? तो ये बन जाते हैं। अब ये बन तो गए, फिर इनका एक विरोध करने वाला बनता है, उसका नाम है रघुवा। रघुवा, आपने वो बाजीराव मूवी देखी है, तो उसके अंदर वो रघुवा ही होता है, प्रियंका का बेटा। तो रघुवा ये विरोध करता है कि राजा जो पेशवा मरा है उसका बेटा बनना चाहिए, भाई कैसे बन गए? यदि भाई बन रहा है तो मैं तो बालाजी बाजीराव का भाई हूं, मुझे क्यों नहीं बनाया? बालाजी बाजीराव, इसके बाद में जो नेक्स्ट आएंगे वो आएंगे माधवराव, इसके बाद में आगे है नारायण। ये दोनों भाई हैं। तो इनके जो भाई हैं,
रघुनाथ या फिर रघुवर। तो जब पेशवा का भाई यहाँ पे पेशवा नहीं बना, तो यहाँ पे माधवराव का भाई नारायण राव पेशवा कैसे बन गया? नारायण राव पेशवा है ना, तो इसी का विरोध करेगा ये रघुनाथ। इसके कार्यकाल की ये एक ही महत्वपूर्ण घटना है, और घटना होती नहीं है। क्यों? 1 साल का कार्यकाल है, और 1773 के अंदर रघुनाथ इसको मार देगा। तो घटना सिर्फ इतनी ही है, ये माधवराव के भाई है। माधवराव के भाई हैं, और नारायण राव का विरोध करेगा रघुनाथ या फिर राघोबा। विरोध कर दिया, और विरोध इतना ज्यादा कर दिया कि एक समय बाद में उसकी हत्या भी कर दी। और युवा पेशवा की हत्या कर दी। अब ये क्लियर हो चुका था कि मराठा साम्राज्य अब आगे नहीं बढ़ने वाला है, एक के बाद एक लड़ाइयां हो रही हैं, और सभी को अपनी सत्ता स्थापित करनी है, सभी को पेशवा बनना है। इसीलिए मराठों के अंदर फूट पड़ेगी, और अभी आप देखना क्या होने वाला है। इसके बाद में जो है इनका बेटा आने वाला है, जो कि बहुत ही छोटा है, अल्प आयु के अंदर पेशवा बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि वंशानुगत पद है, और रघोबा को अभी भी पेशवा नहीं बनाया गया है। रघोबा ने सोचा कि जब मैं नारायण राव को मार दूंगा तो फिर तो मैं ही बचूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंत्रियों ने, शंत्रियों ने, और जो भी बड़े बड़े अधिकारी थे, जिन्होंने रघोबा को फेल कर दिया। अब पेशवा को मार करके ना कैसे जनता के बीच में जाओगा? तो एक इस प्रकार का राजा किसी को नहीं पसंद है, जो अपनी सत्ता के लिए भाइयों को मार रहा है। इसीलिए जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी, और अगला पेशवा किसे बनाया जाएगा? तो उसका नाम डिफेंस नहीं है। इससे पहले अपन ने पढ़ा है माधवराव के बारे में पढ़ा है अपन ने नारायण राव। अगला जो पेशवा है वो है माधव नारायण राव। यही उसका नाम है। दादा का, बाप का, सबका नाम इसके अंदर आ चुका है। अब ऐसा नाम क्यों रखा गया है? अपने घर में तो सबके नाम होते हैं। इसका रीजन ये है, हर चीज का रीजन है। देखो, जब माधवराव बने हैं तो एक शक्तिशाली पेशवा। नारायण राव का कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि उनकी स्त्री इतनी बड़ी है नहीं, कुछ डाटा अपने पास अवेलेबल है नहीं। और उसके बाद में जो अल्प आयु में जो बन रहे हैं ना, तो उनको क्या किया गया कि देखो, एक पेशवा बना थोड़े समय के लिए, फिर वो हट गया, फिर नारायण राव आए, उनको मार दिया। अब एक और पेशवा, तो जनता के अंदर क्या मैसेज आएगा कि हमारी जो सरकार है ऊपर, हमारी जो सुप्रीम अथॉरिटीज है, वो क्या कर रही है, बार बार कुछ चेंज हो रहा है। तो जनता के अंदर एक हताशा जाएगी। इससे अच्छा है कि वही नाम पेटी लिख दो। हाँ, माधवराव का क्या नाम? माधवराव के बेटे हमारे टाइम में लिखा। तो ये एक मैसेज होता है ताकि आम जनता को ऐसा लगे कि क्या हो रहा है। और पहले में बहुत से पेज थोड़े थे, फोटो देख लेंगे, सोशल मीडिया, न्यूज एजेंसियां, टीवी, तो ये कुछ था नहीं। इसीलिए इनका नाम ऐसा रखा गया ताकि कोई पूछे तो कौन है? माधव नारायण राव है। तो यार माधवराव का क्या? हाँ, अब नारायण राव भी है, तो ऐसा लगे कि एक ही पेशवा काम कर रहा है, बल्कि ये थर्ड पेशवा है उनके बाद में ना। तो
अल्प आयु के अंदर ये पेशवा बनेंगे। अब अल्प आयु में बने हैं तो निर्णय कौन लेगा, शासन कैसे चलेगा, सारी व्यवस्थाएं कौन संभालेगा? तो इनकी सहायता के लिए जैसे आज होते हैं ना, एक प्रधानमंत्री है, उसकी पूरी कैबिनेट होती है, उसमें अलग अलग मंत्री संत्री होते हैं, तो उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट यहाँ बनाया गया। तो वैदिक शासन कौन संभालता था? तो 12 भाई परिषद का गठन किया गया था ना, जिसके अंदर 12 मेंबर्स थे। अपने को 12 मेंबर नहीं पढ़ने हैं, अपने को सिर्फ 2 मेंबर पढ़ने हैं। 12 भाई परिषद के मेंबर्स 2 ही याद करने हैं। एक तो मैंने आपको नाम बता दिया है अभी, और एक नाम और रहेगा, दोनों ही नाम आप जानते हो। हाँ सर, ऐसा सब आज भी है ना, तो वैसा ही आप बोलने वाले हो। मुख्य सदस्य महादजी सिंधिया, ये वसुंधरा राजे सिंधिया के कुछ भी नहीं लगते हैं। नाना पढ़नाना शरनाना दादा कुछ भी नहीं लगते हैं, इनका उनसे कोई रिश्ता नहीं है, बट सिंधिया है तो याद रखना, ठीक है ना। एक तो ये नाम है, और एक नाम और है, नानाजी फडणवीस। ये देवेंद्र फडणवीस जो है ना, जो पहले मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के बीजेपी से, अभी तो उप मुख्यमंत्री हैं। इंसान का हमेशा अपग्रेडेशन होता है, अपग्रेड होता है, बट देवेंद्र फडणवीस का तो वो हो गया है, क्या नाम है, डिग्रेडेशन। पहले मुख्यमंत्री थे, अब उनका पद वो मुख्यमंत्री हैं। पता नहीं लोग कैसे ले लेते हैं, अपनी जो रियल पोजीशन को छोड़ करके और नीचे जाते हैं, ये बात अलग है। सत्ता में तो है। नानाजी फडणवीस और देवेंद्र फडणवीस कोई भाई बहन, कोई दादा बहन नहीं है। आप तो याद रखना, सिंधिया और फडणवीस 12 भाई काउंसिल के मुख्य मेंबर थे। इसके बाद में क्या होगा, तो अभी तक रघुनाथ जो है, रघुपा है, वो चुप नहीं बैठे। उनको चाहिए सत्ता, उनको चाहिए फुल इज्जत, बूढ़ो भी है ना। तो अब वो जाएंगे अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों के पास अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज उनकी हेल्प करेंगे। अंग्रेज उनकी हेल्प क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ी सी कहानी सुनो। देखो, रघुनाथ को कोई भाव दे नहीं रहा है, और इस समय जो अंग्रेजी जो सरकार है, अंग्रेज हैं, वो गए बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर। टाइम आ चुका है 1772। अच्छा ये टाइम है, तो इस समय ना मुंबई की स्थापना हो चुकी है 1668 के अंदर। ये अपन ने अंग्रेजों के अंदर पढ़ लिया था ना, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, जो सेकंड वीडियो थी उसके अंदर मैंने यही पढ़ा था, अंग्रेजों की कौन-कौन सी एरिया है, उनकी कहां-कहां कंपनियां हैं। तो बॉम्बे की तो स्थापना हो चुकी है, और बॉम्बे के अंदर अंग्रेज का भी बड़ा एरिया एक्वायर कर चुके हैं। बॉम्बे के पास ही तो है पुणे। तो क्या करेगा रघुनाथ जो है, रघुनाथ ये जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी है ना, वो देखना, ये प्रेसिडेंसी लिखा मैंने, वो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास में, और बोलेगा मुझे पेशवा बनाया जाए।
तो बॉम्बे वाले कहेंगे ठीक है हम आपको पेशवा बना देंगे। तो अब पेशवा कैसे बनाओगे आप? ऐसे तो कैसे बनाओगे आप? क्योंकि आपको युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, अंग्रेजों के बीच में, इनके बीच में समझौता होगा, एक संधि होगी, इंग्लिश में ट्रीटी बोलते हैं। तो रघुनाथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ जाके एक संधि करेगा। उस संधि का नाम है सूरत की संधि, ट्रीटी ऑफ सूरत। कब की जाएगी? 1775 के अंदर रखोगा जाएगा अंग्रेजों के पास में और सूरत की संधि करके रहेगा। अब कुछ फायदा रघुबा को होगा, कुछ फायदा अंग्रेजों को होगा। जब भी तो संधि की जाएगी ना, घाटा किसको होगा? तो घाटा जब होगा तो संधि की करेगा। संधि की शर्त क्या क्या थी? संधि की शर्त ये थी कि मुझे तो आप पेशवा बना दो बस। अंग्रेजों ने कहा हमें क्या मिलेगा? तो आपको मिलेंगे 26 लाख रुपए के राजस्व क्षेत्र आपको दिए जाएंगे। क्या ठीक है? और तो मुझे पेशवा बनाओगे तो फिर युद्ध भी लड़ना पड़ेगा, सेना कहां से आएगी? फिर डोंट वरी, हम आपको सेना देंगे, 2500 घुड़सवार देंगे और सैन्य सहायता देंगे। तो ऐसे से कुछ करके एक संधि की गई थी, ट्रीटी ऑफ सूरत बोलते हैं 1775। ये डेटा फैक्चुअल है। तो ये तो मैं मिटा देता हूं इतना। इसके आगे की कहानी है जहां से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट होने वाला है, अपन वो देखेंगे। सूरत की संधि किन किन के बीच में होगी? रघुनाथ और बॉम्बे प्रेसिडेंसी करेंगी तो बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी क्या करेंगी? तो भैया मुझे ये बताओ, ये है तो मद्रास, यहां है बंगाल और यहां है बॉम्बे। तो भाई इस समय टाइम चल रहा है 1775 का। बंगाल का गवर्नर अलग है, मद्रास का गवर्नर अलग है, बम्बई का गवर्नर अलग है, और पूना और बम्बई दोनों पास पास में ही है। तो रघुनाथ तो सबसे पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास ही तो जाएगा संधि करने के लिए। बाकी चेन्नई वाला थोड़ी आएगा इसके पास इतनी दूर सहायता करने के लिए, या फिर बंगाल से थोड़ी कोई आएगा। तो कहां से आएंगे? बम्बई प्रेसिडेंसी से इसकी सहायता करने के लिए आएंगे। सूरत की संधि हो चुकी है 1775 के अंदर। इस संधि की शर्तें क्या क्या रहेंगी? शर्तें महत्वपूर्ण है। शर्तें क्या क्या रहेंगी? रघुनाथ को पेशवा बनाया जाएगा, ठीक है बना दिया। और क्या क्या किया जाएगा? 2500 घुड़सवार और सैनिक, और कुछ सैनिक सहायता भी प्राप्त करवाएंगे। तो ये तो फायदे हो गए रघुबा के। अंग्रेजों का क्या फायदा है इसके अंदर? तो
अब आप अंग्रेजों का फायदा देखिए। अंग्रेजों का फायदा हुआ, अंग्रेज 26 लाख रुपए के राजस्व क्षेत्र लेंगे, थोड़े बहुत भी नहीं, 26 लाख रुपए के। क्योंकि जो मुंबई है, जो आपके जो ये पेशवा है, इन लोगों ने बहुत बड़ा कैप्चर कर रखा है ना, ये इतना बड़ा कैप्चर कर रखा है ना, किसके लिए है ये? अंग्रेजों के लिए है ये। अंग्रेजों को दिए जाएंगे कुछ एरिया ना, अभी अपन देखेंगे कौन कौन से एरिया जो मिलेंगे, वो भी है। इनके पास तो बड़ा ही संसाधन है, टैक्स के लिए इतनी अच्छी फर्टाइल लैंड है इनके पास। जब नीचे लिखना स्टार्ट करते हैं तो राइटिंग भी फिर गंदी होने लग जाती है ना। इस प्रकार नोटबुक के अंदर लिखते हैं, नीचे वाले पेज को एकदम से राइटिंग गंदी आती है, तो थोड़ी सी राइटिंग गंदी है। तो 26 लाख रुपए के एरिया दिए जाएंगे अंग्रेजों को। और क्या दिया जाएगा? आपने जो मैं आपको तीन नाम लिखाने वाला हूं, वो तीनों नामों को आप जानते हो, वो एरिया भी अंग्रेजों को दिए जाएंगे। अंग्रेजों की तो बहुत बीटी नहीं है, एक के बाद 26 लाख रुपए के एरिया भी लेंगे ये लोग, और कुछ एरिया और लेंगे। देखो जैसे कि ये बसीन वही है, पुर्तगालियों से बाजीराव लेकर के आएंगे। पुर्तगालियों ने बसीन और सालसेट पे कब्जा कर लिया था, तो ये वही बसीन है। बसीन 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 सालसेट और थाना ये वाले एरिया भी अब अंग्रेजों को दिए जाए। बसीन सालसेट थाना, बसीन और सालसेट बाजीराव ने पुर्तगालियों से छीने थे, और थाना वही है जो आप पढ़ते हो, प्रथम रेल डलहौजी ने चलाई थी, वो मुंबई से थाने थी, ये वही था। अब ट्रीटी ऑफ सूरत हो चुकी है। अब भाई ये तो रघुवा कर रहा है ना, रघुवा को पेशवा है नहीं, और वो पेशवाओं के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहा है, तो पेशवा क्या कर रहा है? तो पेशवाओं की तरफ से तो आपको बताया मैंने, वो लिखाई है 12 भाई काउंसिल, वो काम करेगी। तो 12 भाई काउंसिल अभी क्या कर रही है, तो हम वो देखते हैं। आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देखने वाले हैं कि पेशवा क्या कर रहा है, इसमें जो वर्तमान पेशवा है वो क्या कर रहे हैं। जो नानाजी फडणवीस हैं, वो अब बम्बई प्रेसिडेंसी के पास जाएंगे। तो क्यों जाएंगे भला? क्योंकि उन्हें रघुवा को कंट्रोल करना है, और 12 भाई काउंसिल की है पूरी जिम्मेदारी, तो पेशवा तो अयोग्य है, अल्प आयु का है। तो नानाजी फडणवीस जाने वाले हैं अब बम्बई प्रेसिडेंसी के पास में, और ट्रीटी ऑफ पुरंदर करने के लिए। अगले ही साल 1776 नानाजी फडणवीस और
मुंबई प्रेसिडेंसी के अंदर, बट ये संधि फेल हो जाती है। फेल होने का मतलब कौन सा पेपर दिया था इसने? इसने भी दिया था क्या सीजीएल वाला? नहीं, इसने सीजीएल नहीं दिया था, इसने तो संधि करने की कोशिश की थी। और पुरंदर की संधि के अंदर ये बात कही गई थी कि पेशवा है वो माधव नारायण राव बनेंगे। अंग्रेजों को चाहिए था प्रॉफिट, हमें बढ़िया सालसेट दो, हमें वसीम दो, हमें खाना दो, बट ऐसा कुछ नानाजी फडणवीस कुछ कर नहीं पाए। हम क्यों देंगे आपको? आप तो सिर्फ हमारे साथ संधि कीजिए और जैसे हो वैसे ही रहिए, बट ये हो नहीं पाया, ये फेल हो गई ना। तो मुंबई प्रेसिडेंसी वाले इनकार कर देते हैं कि हमारी संधि तो हो चुकी है। इन्होंने कहा अच्छा हो चुकी है तो कि युद्ध करोगे ही करोगे? हाँ, इस बार युद्ध हो ही जाए और देखें ना जीतेंगे हम अंग्रेज ही। तो आप लोग ये अपने राइट आउट कर लिया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब जब संधि फेल हो चुकी है तो रघुनाथ तो करके बैठा हुआ है, वो तो साहित्य लेके आएगा और सैनिक सहायता ली जाती है और एक युद्ध होगा अब यहाँ पे। बड़गांव का युद्ध, ट्रीटी ऑफ सूरत 1775, वही प्रथम आंग्ल अंग्रेज युद्ध है। प्रथम आंग्ल और मराठा युद्ध, आंग्ल अंग्रेज को एक बात होगी ना। तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ आंग्ल मराठा युद्ध। उस आंग्ल मराठा युद्ध जो है उसके अंदर बड़गांव का युद्ध होगा। बड़गांव का युद्ध होगा, कौन कौन करेंगे बड़गांव के युद्ध को? तो आपको बताइए, पेशवा करेंगे। पेशवा लिख दो, इसे लिख दो मराठा। अंग्रेज लिखो तो भी ठीक है, वरना कोष्टक में डाल देना मुंबई प्रेजेंसी। हाँ ऐसे लिखते हैं, मराठा और अंग्रेजों के बीच में ये पहला युद्ध होता है, बड़गांव का युद्ध 1778। ठीक है, बड़गांव का युद्ध हो चुका है। ये तो जीत गए, इनकी तो होगी विक्ट्री और ये होगी डिफेक्टेड, विजय और हार। और जो अंग्रेज थे उनको एक झटका लगता है, और इनको पहला झटका मतलब कि मराठों द्वारा पहला झटका उनको यही लगता है कि हम कैसे हार गए। तो बम्बई प्रेसिडेंसी होती है हार और मराठा यहाँ जीतते हैं, और जीतने के बाद में यहाँ पे एक संधि होगी, से होगी बड़गांव की संधि। बट बड़गांव की संधि सक्सेसफुल नहीं रहेगी और युद्ध कंटिन्यू रहेगा। एक ही दिन में युद्ध खत्म नहीं होते थे, सेनाएं तो दूर दूर है ना, वो तो एक दूसरे पे हमला कर दिया करती थी, बट छोटी एरिया के ऊपर युद्ध थोड़ा कंटिन्यू चलता था आगे। ऐसे बड़गांव की संधि हो जाएगी, देखो बड़गांव की संधि हो जाती है, बट युद्ध नहीं रुकता है। महत्वपूर्ण जो संधि होगी ना, अब ये संधि होगी क्या, ओके ओके हर झंडा दिखा दो, युद्ध खत्म कर दो, लेकिन जब संधि हुई है तो कुछ शर्तें होंगी ना, इसके अंदर से कुछ शर्तें और कुछ थी नहीं, तो ये संधि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण संधि है सालवाई की संधि।
साल भाई की संधि होती है और साल भाई की संधि से युद्ध विराम होता है ना। युद्ध विराम होता है साल भाई की संधि से। अब जब युद्ध विराम हो चुका है तो कुछ शर्तें भी तो रखी जाएंगी। अब पहला प्रश्न ये आता है कि साल भाई की संधि किन के प्रयासों से हुई। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट 3-4 पॉइंट लिखता हूं, आप उनको राइट डाउन करना। महादजी सिंधिया काफी महत्वपूर्ण रोल है इनका, देख लो आप ये कंटिन्यू आते जा रहे हैं। महादजी सिंधिया के प्रयासों से संधि सफल होती है। अब संधि की शर्तें क्या थी। जब मराठा जीतते हैं तो पेशवा जीतता है, तो पेशवा ही पेशवा रहेगा। पेशवा M.N. राव, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। पेशवा तो M.N. राव ही रहेंगे। तो रघुनाथ का क्या होगा भैया, रघुनाथ का भी तो यूज करना पड़ेगा ना। रघुनाथ को पेंशन दी जाएगी। तो पेंशन कौन देगा, तो पेशवा देगा पेंशन। बेचारा अपना अधिकार छोड़ रहा है ना, ये छोड़ रहा है। तो भाई अंग्रेजों को क्या मिला संधि करके, उनकी तो हार हुई है, उनका भी तो सिपाही मरे हैं, जान माल की हानि हुई है, उनको कुछ एरिया दे दिए जाएंगे ये तो हमने कहा बसी और सासे और थाना, उनको ये नहीं मिलेगा। उनको क्या मिलेगा, बसीनो एलिमेंट। बसीन और एलिफेंटा अंग्रेजों को दिए जाएंगे। मशीन और एलिफेंटा अब अंग्रेजों को दिए जाएंगे। रघुबा को पेंशन दी जाएगी और जो रहेंगे आपके पेशवा वो रहेंगे M.N. राव, माधवराव नारायण। ये होकर के ये संधि होती है पूरी। अब हुआ क्या, आगे टाइम आया, बेचारे माधव नारायण राव है, युवा पेशवा है, और बिना किसी को बताए, बिना कोई लेटरी के इन्होंने कर ली अपनी आत्महत्या। ओ माय गॉड, तो पेशवा ने कर ली आत्महत्या। सर कब कर ली पेशवा ने अपनी आत्महत्या, 1795 के अंदर। ये महादजी सिंधिया और नानाजी फडणवीस जो दो मेन बंदे थे जो इस एम्पायर को चला रहे थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हुई 1795 और 1800,
इनके समय इनकी मृत्यु भी होगी। तो ये जो पूरा मृत्यु होने के बाद में मराठा एम्पायर तो भैया कोलैप्स कर गया है। अब मराठा एम्पायर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। दादाजी, नाना जी भी चले गए और महादाजी भी चले गए। इसके बाद में जो पेशवा अब देखो रघुनाथ था, ये रहा रघुनाथ, इसका बेटा कौन है? बाजीराव। वो वाला बाजीराव नहीं, इसका बेटा है बाजीराव टू, बाजीराव सेकंड। वो पेशवा बनेगा। तो बाप तो बन नहीं पाया, तो बेटा बनेगा। देख रहे हो तो चीजें इस प्रकार बदलती हैं। आप नहीं तो आपके पापा सही, तो बाप नहीं तो बेटा सही। इसके बाद में ना माधव नारायण राव के बाद में बाजीराव सेकंड पेशवा बन जाएगा। तो इसके पापा बहुत खुश होंगे। आजकल क्या होता है ना, पापा और मम्मी के ड्रीम से तो आजकल बच्चे पूरे करते हैं, फिर वो पूरे कर नहीं पाते हैं बेचारे। वो पूरे नहीं कर पाते हैं तो फिर मम्मी पापा को भी दुख होता है, बेटे को भी दुख होता है। और कोटा फैक्ट्री जो है, मूवी के अंदर तो मूवी देखी नहीं मैंने, बट कोटा के अंदर सुसाइड हो जाता है। सुसाइड सिटी में पड़ जाएगा, देखना कुछ सालों बाद में। इसका कोटा का तो फिर देख लो बाजीराव सेकंड तो भैया जी अच्छा बेटा था। और देख लो पापा तो पेशवा बन नहीं सके, तो बेटे के अंदर तो काबिलियत थी, बेटा तो पेशवा बन गया। देख लो तो पिताजी के सपने बच्चे पूरे करते आ रहे हैं उसी समय से। आप तो नहीं कर रहे हो, ये तो मिटाएंगे ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अब कुछ थोड़ा सा ढंग का, थोड़ा से हम मेन स्ट्रीम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे और आप थोड़ी लड़ाइयां करवाएंगे। टाइम की पंक्चुअलिटी का मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा ना। तो हम आज पढ़ने वाले हैं बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड, तो सबसे पहले तो यही बात है, बाजीराव था कौन, अचानक कहां से आ गया? अचानक नहीं आया है, एक दिन में पैदा नहीं हुआ है। ये रघुनाथ का बेटा है। अब देखो ये तो है रघुनाथ का बेटा। अलग अलग भारत के कोनों के अंदर मराठा संघ के कार्यकर्ता हैं, पार्टी वाले हैं, मंत्री संतरी हैं, काम कर रहे हैं। मराठा संघ का और कौन कौन है सर? ये आइसक्रीम नहीं है, ये इंडिया का मैप है, आपने थोड़ा सा देख लो। हाँ ये इंडिया का मैप है। इसके अंदर यहाँ पे तो पूना है, देखें ग्वालियर के तो सिंधिया और इंदौर के गोलकर ना, ये दोनों एमपी के अंदर ये तो ध्यान रखना। अब मुझे ये बताओ, जब जब राजा कमजोर होगा ना तो उसके मंत्री राजा बनने की कोशिश करेंगे। ये कहानी बहुत पुरानी है और नियम ही की है, जब जब राजा कमजोर होगा मंत्रियों की ताकतें बढ़ेंगी। तो अभी जब पूरे एम्पायर को पेशवा लीड कर रहा है और पेशवा आ रहे हैं ऐसे बाजीराव जैसे अयोग्य और 12 भाई काउंसिल जब उनको चला रही है, इससे पहले माधव नारायण राव को, तो होलकर और सिंधिया जब ये देख रहे हैं कि यार इस प्रकार के अगर पेशवा आने लग गए हैं, वरना एक टाइम हुआ करता था बाजीराव का, बालाजी विश्वनाथ का, और आजकल ऐसे ऐसे टक्कर आ रहे हैं, तो ये सोचेंगे क्यों ना यार अपन इनको हटाएं
और अब सिंधिया या होलकर मिलकर के बढ़िया यहाँ पे राज करें। तो ये बाजीराव को निकालो यहाँ से। तो सिंधिया और होलकर मिलकर के साजिश करेंगे। क्या साजिश करेंगे? पेशवा को तो बाहर निकाल के फेंको और अपने चलो पूना पे राज करने के लिए। इस समय दौलतराव सिंधिया व मैंने बताया है आपको, दोनों मिलकर के पूना के अंदर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं और अपने पैर पर सारना चाहते हैं, बट ऐसा हो नहीं पाता है। बाजीराव भी तो बाप की तरह ही कैसा ही तो है, ये कोई बढ़िया आदमी थोड़ी है। ये भी चाल खेलेगा। ये चाल क्या खेलेगा? देखो, दौलतराव सिंधिया और बाजीराव सलीम, इन दोनों ने मिलकर के जसवंतराव बोलकर के भाई जसवंतराव होलकर का भाई है बिट्टू जी। बाजीराव और जसवंतराव होलकर ने मिलकर के इसके बाजीराव ने और दौलतराव सिंधिया ने मिलकर के बेचारे होलकर के भाई बिट्टू जी को मार दिया। परवाज जमाने आए थे, लेडी देडी करवा ली। तो ये लाइन थोड़ी सी महत्वपूर्ण लगती है। बिट्टू जी की हो चुकी है हत्या। ये लो, अब भाई जसवंतराव के भाई को मार दिया है तो वो चुप थोड़ी बैठने वाला है। वो चुप नहीं बैठेगा, वो आगे कार्रवाई करेगा। आक्रमण किया जाए सेनापति, आक्रमण। तो जसवंतराव ने पूना पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर करके इसको तो भगा दिया। वो यहाँ पे नया पेशो बनाया। पेशो बनाने नहीं आया था, ऐसे तो बनाया गया नहीं बेचारे से। तो इसके बाद भाई को मारा गया। फिर इसके अंदर आग लगी। तो कैसे मार दिया? खुद तो बना नहीं पेशो, अपने भाई को बनाया। इसका भाई कौन है? विश्वासराव को नया पेशवा यहाँ पे बनाया गया। अब जब ये तो बेचारे इसके बाप का इसका सपना है कि तब पेशवा बने, पेशवा तो बन गए, बट तुम ऐसे काम करोगे तो भाई हमले होंगे राज्य के ऊपर और तुम्हें निकाल फेंका जाएगा। अगर उसको निकाल के फेंका गया, अब अंदर तो मची रहती है धूम, पेशवा बनेगी, उसके लिए तो फिर इसको चाल चलनी पड़ेगी।
अब ये वही गलती करेगा जो इसके बाप ने की थी। इसको याद है, रिमेंबर, अपने पापा भी, रघुनाथ भी तो अंग्रेजों के पास ही गया था, और ये भैया भी अंग्रेजों के पास जाएंगे। इसने भी अंग्रेजों से सहायता ली, और अंग्रेज तो घाघ लगाए बैठे थे कि एक बार आओ बस। और बाजीराव सेकंड बेचारा, क्या बताऊं, अय्यम के पेशवा, और चला गया बम्बई प्रेसिडेंसी के पास दोबारा से। तो आपने नोट कर दिया होगा मेरे हिसाब से, तो काफी टाइम दे दिया मैंने आपको, एक बार आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। ये जो घटनाएं हो रही हैं ये हो रही है 18th सेंचुरी की। 1802 के अंदर बाजीराव अंग्रेजों से सहायता लेने जाता है, तो बाजीराव सेकंड है, ध्यान रखना। तो संधि की जाएगी ना, ऐसे तो होगा नहीं कि ठीक सहायता कर देंगे। बसेन की संधि यहाँ पे की गई, बसेन की संधि की गई, तो अंग्रेजों ने कहा क्या चाहिए, पेशवा बनाओ। क्या पेशवा को बना देंगे, तुम्हारे बाप के लिए भी कहा था और युद्ध करना पड़ा, युद्ध में हम लोग हार गए। तो अभी अपन इतना ही रखेंगे, बाकी अपन कल पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम हो गया है। 1802 बसेन की संधि से अपन लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फ्रेम कर देता हूँ कि अपन कल क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बसेन की संधि होगी, इसके अंदर अंग्रेजों को सूरत बंदरगाह दिया जाएगा, और क्या होगा, पेशवा बना दिया जाएगा, तो बाजीराव को पेशवा बनाया जाएगा, ये पेशवा बन जाएंगे। अब पेशवा से विदेश मामले और सैन्य मामले ले ली जाएंगे, वो सैन्य मामले अंग्रेज डिसाइड करने वाले होंगे। और पूना के अंदर एजीजी ना, एजीजी को बोलते हैं कि पता नहीं क्या बोलते हैं यार, एजीजी वो होता है कि जो डायरेक्ट अंग्रेजों को सूचना करे ना। एजीजी की फुल फॉर्म तो एजेंट टू गवर्नर जनरल, हाँ, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो पहली बार अंग्रेजी सेना आपके पूना के अंदर आएगी, वहां पे तैनात होगी, एजीजी की स्थापना की जाएगी, और विदेश मामले पेशवा से मिली जाएंगी। पेशवा क्या बोलेगा, सिर्फ आंतरिक मामले, होम मिनिस्ट्री हमेशा बन के रह जाएंगे, और प्रधानमंत्री जी हट जाएंगे। प्रधानमंत्री तो विदेश जाता है, सारे काम करता है ना। तो अपन कल कंटिन्यू करेंगे बसेन की संधि से 1802 से ना। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, आप इसे रिवाइज करना, आप जो भी पॉइंट है आप अपनी कॉपी में लिख लेना, और काफी हेल्पफुल नोट्स है। थैंक यू।